गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पी ब्लॉक चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, देखिए कल हमने पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी खास बात क्या थी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था वो पी इलेक्ट्रॉन में एंटर कर रहा था। ठीक है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS2 NP1 to 6। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे, 13 से लेकर 18 ग्रुप तक के एलिमेंट्स आ रहे थे। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स थे वो कैसे हैं, यदि मतलब पी ब्लॉक के साथ बना रहा है, मतलब नॉन मेटल यदि नॉन मेटल के साथ बना रहा है तो कंपाउंड में कैसे कैरेक्टर आएगा। यदि हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो कोवलेंट होगा, और यदि नॉन मेटल मेटल के साथ कर रहा है तो कैसा कंपाउंड बनेगा, आयनिक बनेगा। ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी डिस्कस किया था कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। जैसे 13 ग्रुप के बारे में यदि हम बात करें तो 13th ग्रुप का जो एलिमेंट है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। ठीक है, तो अब ये जो +3 है, लेकिन हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो हम देखेंगे कि <2 जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से यदि हम 2 को माइनस कर दें, मतलब 2 को लेस कर दें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है 13th ग्रुप, और हैवियर एलिमेंट्स के लिए +1 शो करता है। क्लियर, तो ये हमारा हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी बनाते हैं। यानी हैवियर एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल होता है, इसलिए d वाले जो d जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपके कंपाउंड्स हैं, यदि हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ऊपर से नीचे बढ़ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो जो एलिमेंट्स हैं उनमें डी ऑर्बिटल जो है या डी सबशेल जो है वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। हम अब आज आगे की चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन दिस पेज। आप स्क्रीन पर देखिए 11.1 टॉपिक है, दैट इज़ ग्रुप 13 एलिमेंट द बोरॉन फैमिली। कि अब हम बोरॉन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। देखो बोरॉन फैमिली जो है, अब आप यदि देखोगे तो बोरॉन क्या है, बोरॉन इज़ ए नॉन मेटल। ठीक है, फिर उसके नीचे एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम में दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मेटल के कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, नॉन मेटल के भी। तो एल्युमिनियम क्या है, एम्फोटेरिक है, और नीचे वाले जो हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटल है। क्लियर, ये तीनों चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आप देखो बोरोन जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो ऑर्थोबोरिक एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3BO3। क्लियर, H3BO3। फिर है बोरेक्स मतलब जो बोरोन है वो बोरिक एसिड के फॉर्म में भी हो सकता है। बोरेक्स यदि होगा, जैसे बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स पाउडर आपने नाम सुना होगा, जो कि हम आँखों को, यदि हमारे आँख में कोई आई इरिटेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो आई क्लीनिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ Na2B4O7.10H2, या फिर कार्नाइट है Na2B4O7.4H2। तो ये कंपाउंड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। मान लीजिए वो आपसे कह देता है कि बोरोन के कोई भी 2 कंपाउंड्स इन विच बोरोन इज़ प्रेजेंट, तो आपको नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बोरोन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 5 बोरोन 10, एक 5 बोरोन 11। ठीक है, 11 वाला जो है वो 81% में अवेलेबल होता है। फिर एल्युमिनियम के यदि आप कंपाउंड्स को देखें तो एक तो एल्युमिनियम में कौन सा है, एक तो बॉक्साइट है और एक है क्रायोलाइट। बॉक्साइट में क्या है, Al2O3.2H2, और क्रायोलाइट में है Na3AlF6। ठीक है, तो बॉक्साइट और क्रायोलाइट के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद यदि हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखें तो देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 13th ग्रुप में बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। बोरोन के बाद एल्युमिनियम है, उसका क्या है, 13 है। फिर गैलियम का 31 है, इंडियम का 49 है, और थैलियम का 81 है। तो ग्रुप में हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, और उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखो बोरोन से जब आप एल्युमिनियम की तरफ जा रहे हो तो 5 बोरोन का एटॉमिक नंबर है, उसमें आप 8 जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा, 13 में 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा।
फिर उसके बाद 18 फिर जोड़ोगे तो 49 आ जाएगा, और फिर 49 के बाद 32 जोड़ोगे तो 81 आ जाएगा। तो ये जो 5, 13, 31, 49, 81 जो हमने बताए ये क्या है, दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। क्लियर। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिस भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम उससे पहले वाले पीरियड में जो नोबल गैस है उसे आगे लिख देते हैं। तो बोरोन वाले में बोरोन जो है वो कौन से पीरियड में है, सेकंड पीरियड में। तो बोरोन से पहले फर्स्ट पीरियड में कौन सी गैस आती है, हीलियम गैस आती है। तो हीलियम 2s2 2p1 हो जाएगा। ठीक है। एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p1 हो जाएगा। क्लियर। गैलियम का कितना हो जाएगा, आर्गन 3d10 4s2 4p1 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। फिर उसके बाद इंडियम है, इंडियम का कैसे हो जाएगा, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1। अब आप यहाँ पर देखो कि जो गैलियम है, गैलियम और क्रिप्टॉन दोनों में कौन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, डी में भी हो रहा है। ठीक है। आप देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे काउंट करोगे, देखो डी में 10 2 12 + 1 13 और 18 आर्गन का है 18 और 13 कितना हो गया, 31 हो गया। तो ठीक इसी तरीके से जैसे अब आप थैलियम देखो, थैलियम में एफ में आ जाता है, क्योंकि थैलियम जो है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थैलियम जो है वो 6 पीरियड नंबर है, 6 का है। 6 में से 1 कम हुआ 5 और 5 में से 2 कम हुए 4। तो यहाँ पर आपका जो इन सब के आप इलेक्ट्रॉन्स को 54 + 14 + 10 + 2 + 1 इन सबको काउंट करोगे तो उसका सम कितना आएगा, 81 आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिससे कि हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मालूम कर सकते। नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर वही वाली बात है जो अभी हमने लर्न किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या कह रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कह रहा है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है NH2NP1 है। क्लियर है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो गैलियम और इंडियम जो है उसमें तो 10d इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इंडियम में और थैलियम में, गैलियम और इंडियम में तो आ रहे हैं 10d इलेक्ट्रॉन और थैलियम में कितने आ रहे हैं 14f इलेक्ट्रॉन। ये मैंने अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन में समझाया है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ कम टू द एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी, आप ऐसे देखिए कि जैसे हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हम क्या होगा, देखो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, शेल का साइज़ बढ़ रहा है। तो शेल का साइज़ बढ़ रहा है, क्या चीज़ बढ़ रही है, शेल का साइज़ बढ़ रहा है। अब साइज़ बढ़ रहा है तो क्या होगा, शेल का साइज़ बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगी। ये ट्रेंड हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर क्या फ़र्क है कि आप बोरोन से एल्युमिनियम तक जाओगे तब तक तो साइज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन गैलियम की साइज़ जो हो जा रही है कम हो जा रही है। गैलियम की साइज़ कैसी है, कम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज़ लेस देन एल्युमिनियम। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो गैलियम में इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, ये अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है। तो डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। और डी की शील्डिंग कैसी होती है, डी की शील्डिंग या स्क्रीनिंग जो होती है वो पुअर होती है। तो ये क्या करता है कि अब आपको स्क्रीनिंग पता होनी चाहिए। क्या बताया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके शेल हैं। यदि इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और धक्का देके बाहर निकाल देते, मतलब रिपेल करते हैं। तो जो साइज़ जो है बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन स्क्रीनिंग पावर कैसे होती है, एस की सबसे ज़्यादा होती है, पी की उससे कम होती है, डी की उससे भी कम होती है और एफ की सबसे कम होती है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्या चीज़ बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो अट्रैक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो साइज़ कैसा हो जा रहा है। तो गैलियम का साइज़ जो है वो छोटा है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बढ़ना चाहिए था, बट गैलियम का साइज़ कैसा है, स्मॉल है, लेस है इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर। लाइन देखिए लिखा हुआ है
ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से यदि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी क्या होता है, यदि हम एस से कंपेयर करें, अब आप देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब यदि हम सेकंड ग्रुप से 13th ग्रुप को कंपेयर करें तो इधर से इधर जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है तो इधर से इधर जाने पर तो बढ़ेगी। ठीक है, इधर से इधर जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ना। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ देखनी है। वैसे हमें ट्रेंड तो ये कहता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, लेकिन यदि हम सेकंड ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं तो सेकंड ग्रुप में इलेक्ट्रॉन S2 से निकल रहा है और इसमें P1 से निकल रहा है, तो P तो है बाहर की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड के कंपेरिजन में 13th ग्रुप की जो एंथैल्पी है वो कैसी होती है, कम होती है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब ऊपर से नीचे जाने पर क्या होना चाहिए था, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, लेकिन गैलियम के केस में या थैलियम के केस में ऐसा नहीं है। तो ऐसा जो मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर है गैलियम का और थैलियम का, ऐसा क्यों है? ऐसा इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज के कारण है या चेंज इन साइज़ के कारण है। अभी आपको बताया था ना ऊपर से नीचे जाने पर, अभी आप देखो आपने रेडियस पढ़ी, रेडियस में हमने क्या कहा कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बढ़ता है, बट गैलियम का साइज़ कैसा है, कम है। तो ये जो साइज़ कम है इसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो ट्रेंड है वो हमें अलग तरीके के नज़र आते हैं। समझ में आ रहा है? तो इतना आप एक बार रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।